साथियों, अमेरिका और इंडिया की जो ट्रेड डील होने जा रही है, जिसकी संभावनाएं अमेरिका पूरी तरह से बता चुका है कि भाई ये ट्रेड डील बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है। बिकॉज रिसेंटली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बहुत बड़े लेवल पे कवर किया है। भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अमेरिका में ऑलरेडी मौजूद है। पीयूष गोयल साहब जो कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उनका जो स्टेटमेंट है वो भी इसको लेके क्लियर आ चुका है कि भाई हम एक बहुत ही बैलेंस वे में ट्रेड डील के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चर्चाएं जारी हैं। अब बात यह है कि अमेरिका ने जो ऑफर्स इंडिया को दिए हैं, या जो अमेरिका जिस तरह से ट्रेड डील को लेकर चलना चाहता है, क्या उसमें भारत का कोई भला छिपा है? आप इस बात को अच्छे से समझिए कि अमेरिका जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसने 1991 में भी भारत का भला करने के नाम पे निश्चित रूप से अमेरिका की तरफ से भारत को बहुत ही छूट मिली है, लेकिन उसको अमेरिका को भारत का बहुत बड़ा मार्केट जो है वो उसको मिला है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी दूसरे देश का मार्केट, क्योंकि सारा खेल तो वहां पे बिजनेस और इंडस्ट्रीज का ही होता है। अब अगर इंडिया और यूएस की ये ट्रेड डील होती है तो इसके लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा जाल एक बिछाया, बहुत सारे काउंटर पॉइंट्स बनाए और एक घेरने की कोशिश बहुत सारे देशों को की है। चाइना के लिए क्लेम कर चुका है कि भाई चाइना के साथ में ट्रेड डील हो चुकी है, इंडिया के साथ में बारी है और इंडिया के साथ में होने वाली ये ट्रेड डील बहुत बड़ी होगी। अब ये बहुत बड़ी के मायने क्या है? चलिए, ट्रेड डील होती है, अच्छी बात है, दोनों देशों को लाभ होता है, होना चाहिए, लेकिन उसको अगर आप पॉइंट्स को एनालिसिस करेंगे तो यहां पे आपको दो सेक्टर, एक हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा फार्मास्यूटिकल, क्योंकि ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो अमेरिका के काले साए से आज तक थोड़े हद तक बचे हुए हैं। बाकी और सेक्टर्स में उसने अपना पूरा पैर फंसाया हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर हिंदुस्तान की एक तरह से आत्मा हम कह सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर सर वो है जो भारत को पूरी दुनिया में एक अलग और खास पहचान दिलाता है। चलिए सर, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे विद ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कोई बायसनेस नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप है मेरे साथ में नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बिना कोई देरी के करते हैं शुरुआत। मेरे दोस्तों, होता क्या है, द हिंदू के अंदर ये न्यूज कवर होती है 27 जून को। ट्रंप सेज वेरी बिग ट्रेड डील कमिंग अप विद इंडिया। भाई बहुत बड़ी डील जो है वो आने वाली है। तो ये वेरी बिग के मायने, जो ये सोशल मीडिया पे ट्रंप जिस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं रिसेंटली, बहुत सारे आपने देखा होगा, चाहे वो फिर वो ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को लेके हो, चाहे फिर वो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेके हो, चाहे फिर वो भारत और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसको लेके हो, या फिर अपने जो शांति के नोबेल की मांग है उसको लेके हो, बहुत ज्यादा एक तरह मुखर रूप से वहां पे प्रकट हो जाते हैं। यहां पर इन्होंने कहा है कि वेरी बिग। अब ये वेरी बिग के मायने क्या है और किस तरह से भारत को उन्होंने एक तरह से टैकल करने का यह प्रयास किया है? इंडियन एक्सप्रेस यहां लिखता है वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया। मेरे दोस्तों, ये जो शब्द है ना, ओपन अप इंडिया, यहां पे दो चीजें बहुत गहराई से समझिए। जब ये बात कहता है ओपन अप इंडिया, तो ये बात हो रही है हिंदुस्तान के मार्केट की, भारत की अर्थव्यवस्था की। आप याद करिए 1991 में जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी और यहां पे भारत में वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। मनमोहन सिंह साहब के दौर में जब इकोनॉमिक क्राइसिस इस देश में आया था, जब हम आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के मोड में आ गए थे, तो भारत को की मजबूरी हो गई थी कि भाई आईएमएफ से हमें कुछ सहायता मिले। कंडीशन क्या रखी गई? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। भाई उदारीकरण करो, निजीकरण करो, वैश्वीकरण करो। कुल मिलाकर के जो वेस्ट का मार्केट है, वेस्ट की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको आप अपना भारत का मार्केट दे दो, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो कंज्यूमर जबरदस्त यहां इनको मिले, कस्टमर बहुत मिले, तो मार्केट इन्होंने कैप्चर किया। देश की स्थिति ठीक ठीक सुधरी। लेकिन भारत ने तब से अब तक कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मा सेक्टर को बहुत हद तक बचा के रखा, बिकॉज अगर इसको ओपन कर दिया जाएगा, इसके अंदर चीजें परिवर्तित हो जाएगी, तो देश को बहुत बड़ा घाटा इससे होगा। अब यहां क्या है, जब ये ओपन अप की बात होती है और यहां पे ट्रंप ऑन ट्रेड डील एज दिल्ली टीम रीचेस यूएस, अमेरिका जो है वो भारत की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, दल पहुंच चुका है, चर्चा हुई। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप के पूरे उस प्लानिंग को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियर है, इंडिया के साथ में उनको ट्रेड डील करनी है। अब ट्रेड डील करने के लिए किसी को, देखिए, साम दाम दंड भेद, बहुत सारी नीतियां होती हैं। तो आप एक तरफ ये भी कहते हो भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिखा करके उनके जो एक तरह से सर्वाई कह सकते हैं, या तो वहां के जो आर्मी के जनरल हैं, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को अपने साथ में आप लंच पे बुलाते हो और वो फिर आपकी तारीफ कर रहे होते। दूसरी तरफ आप रशिया को थ्रेट करते हो कि भाई रशिया के ऊपर सैंक्शनिंग हम बिल लेकर के आएंगे, इनको घेरेंगे, इनके साथ में जो देश होंगे उनके ऊपर हम 500% का टैरिफ लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के सारी कोशिशें किस तरफ जा रही है कि कुल
तनाव दीजिए, दबाव दीजिए और अपने फेवर में डील को ले लीजिए। अब देखिए सर हो क्या रहा है। भारत और अमेरिका के यदि आप इकोनॉमिक टाइज को देखेंगे तो आज की डेट में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आज की डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ा बात है सर कि सर्विस सेक्टर का तो सबसे बड़ा इंपोर्टर वही है, यानी भारत का जो सर्विस सेक्टर है जो कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में भारत के लिए एक तरह सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। तो अमेरिका को इग्नोर भारत नहीं कर सकता। और अगर आप आएंगे सर इसके लेकर के जो गुड सेक्टर में, जो माल और जो सेवा का है, सेवा में तो फर्स्ट पे आ गया। और गुड्स का अगर इंपोर्टर देखा जाए, भारत में बनने वाली जो वस्तुओं का अगर आयातक कोई देश है तो दूसरा सबसे बड़ा अमेरिका है। इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और समझिए, भारत के यदि आप टॉप 10 देशों की लिस्ट बनाएंगे जिनके साथ में भारत व्यापार करता है, उन टॉप 10 देशों में अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ में भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन सकारात्मक है। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट नहीं है। मतलब जो टॉप 10 में से 9 देश ऐसे हैं जिनके साथ में हम डेफिसिट में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इकलौता अमेरिका है जिसके साथ में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ में यदि रिलेशंस बिगड़ते हैं तो इकोनॉमी के ऊपर तो नुकसान आना दिख रहा है, क्योंकि हमारे को दूसरा बड़ा मार्केट मिलने में थोड़ी समस्या होगी। अब अमेरिका इस बात का फायदा उठाता है इस तरह से कि भी भारत के साथ में और गहरे टाई अप्स हो जाएं जिससे उनकी कंपनियों को लाभ मिले। अब जहां तक बात मेरे दोस्तों अपने कंपनियों की आती है, इकोनॉमी को यानी वहां पे लिबरलाइज इकोनॉमी में गवर्नमेंट हमेशा एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को बहुत सपोर्ट करती है। आप एक वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जानने को मिलेगी, जो वीडियो आप आई बटन में भी देख रहे हैं। अमेरिका ने, एक देश है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला कंट्री को, वहां की सरकार को पलट दिया था बिकॉज वहां पर एक कंपनी थी अमेरिका की जो फ्रूट्स को का काम करती थी, मतलब केले जो है वो उनका फार्मिंग करती थी। उसको लेकर कोई रेगुलेशंस वहां की गवर्नमेंट ने थोड़े ऑपोजिट बना दिए। अमेरिका ने अपने कंपनी के फेवर में पूरे देश की सरकार को पलट दिया। वीडियो इस बात का प्रमाण है, 20 देशों की कहानी है, देखिएगा। तो साहब अब यहां पे भारत को किस तरह से टैकल किया और हमारा जो एग्रीकल्चर और फार्मा सेक्टर है वो कैसे इससे प्रभावित होगा। देखिए, देखो भारत और अमेरिका के बीच में ना बहुत चीजें बहुत अच्छे रूप में नहीं है, दिख बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जो पीछे की तरफ कुछ जिसको हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस थे या जो कुछ रिश्तों में खटास थी, उसको हाईलाइट, उसको उजागर करने का काम इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो अमेरिका ने अपने एक्शंस रहे या जिस तरीके से उन्होंने बार बार इस बात को हाईलाइट किया, भी हमने मीडिएशन किया, हमने चीजों को सेट किया, कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस में या भारत के सरकार के स्तर पे भी नेगेटिविटी दोनों देशों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से देखने में आई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो तनाव आपको थोड़ा बहुत दिखा, इसके पीछे की कहानी है, तो वो 2-4 पॉइंट्स को यदि हम समझेंगे तो आगे का सारा पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आता जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, जिसे आप जीएसपी कहते हैं। मेरे दोस्तों, जीएसपी में क्या होता है, जो बड़े देश होते हैं, बड़े देश का मतलब जिनकी इकोनॉमी बड़ी है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो डेवलपिंग नेशंस को, जो विकासशील राष्ट्रों को सहयोग करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई आपका ये जो माल है, ये माल आप हमारे यहां भिजवा दीजिए और हम इसके ऊपर जो टैरिफ है वो या तो बहुत कम लेंगे तो ना के बराबर लेंगे, जिससे आपका जो माल है वो हमारे देश में सस्ता बिकेगा, तो वो एक कंपटीशन कर पाएगा। मान लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट यूएसए से आ रहा है और हिंदुस्तान में कोई प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है, दोनों के ऊपर भारत ने टैरिफ लगा दिया 50% का। अब अमेरिका को यदि मान लीजिए हमने जीएसपी में लिया और हमने कह दिया 0% टैरिफ, तो सेम प्रोडक्ट एक को चाइना से जो आ रहा है उसको आप 50% टैरिफ से ले रहे हो, तो 100 रुपए की चीज 150 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अमेरिका से आने वाला वही प्रोडक्ट को 100 रुपए में कोई टैक्स नहीं, तो 100 का 100 ही रहेगा। तो मार्केट में लीड किसको मिल जाएगी? यूएसए को। यह होती है जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो भारत को ये जीएसपी की लिस्ट में भारत शामिल था। 2019 में मेरे दोस्तों अमेरिका ने भारत को जीएसपी की लिस्ट से बाहर किया। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि 5.6 बिलियन यूएसडी का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसकी टैरिफ जो छूट है वो खत्म हो गई और भारत को एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर हमारा माल जो है जो एज ले रहा था, कंपटीशन में हम थोड़े आगे थे, हमारे माल आसानी से वहां पहुंच पा रहा था, उसमें हमें कठिनाई हुई। तो ये एक भारत के लिए थोड़ा सेटबैक था। दूसरी चीज जो आती है, ये तो खैर आपने देख लिया कैसे काम करता है, टैरिफ इशू। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया, भाई दुनिया के जो देश है ना, ये भारत को, यूएस को यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब हमारे पास, हम जो इनको माल बेचते हैं उसके ऊपर ये भारी भारी टैरिफ लगाते हैं और हमसे ये चाहते हैं कि भाई टैरिफ के अंदर छूट मिलनी चाहिए।
इन्होंने जैसे एग्जांपल बहुत सारे देशों का दिया, इंडिया के लिए इन्होंने कहा भी इंडिया अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे 52% का टैरिफ लगाता है और हमारे पास यहां टैरिफ का कोई मामला ही नहीं है, नाम मात्र के टैरिफ में काम करे, तो भाई अब हम क्या करेंगे, टैरिफ भी लगाएंगे। तो दूसरा ये विवाद टैरिफ वाला शुरू हो गया। तीसरे पॉइंट के अंदर सर ई कॉमर्स के रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं और फिर आईटी सर्विसेज एंड H1B वीजा का इशू आता है। ये जो हमारे पास में ई कॉमर्स सर्विसेज है, लाइक जैसे अमेरिकन कंपनी है, अमेजन है, वॉलमार्ट है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उन पे भारत का दबाव है कि भाई आप जो है ना वो डाटा लोकलाइजेशन करेंगे ना, डाटा पहली बात तो ओपन होगा सरकार के साथ में, आप शेयर भी करेंगे और किसी भी इंडियन डाटा को एकाएक, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी को लेकर सरकार काफी अब मतलब एक्टिव हुई है। अमेरिका को ये सब चीजें पसंद नहीं है कि भाई हमारी कंपनी वहां काम कर रही है, उसके अथॉरिटी के साथ में काम करने दो, आप अपने रूल एंड रेगुलेशन उन पे मत थोपिए। इस तरह से ये भी एक टेंशन का काम भारत और अमेरिका के बीच रहा। आईटी सर्विसेज H1B वीजा, क्योंकि भारत चाह रहा है हमारे टेक्नोक्रेट्स जो है वो वहां जाएं वीजा, लेकिन वहां पे थोड़ी सी वो प्रतिबंध आप देख रहे हैं वीजा को लेके, वो कितना ज्यादा वो एक्टिव हो चुका है और बहुत ज्यादा परमिशंस वहां नहीं मिल रही हैं। अब सिटीजनशिप का भी आपने देखा होगा कि भाई जो लोग हैं बच्चे, फिर वो कितना फास्ट वहां पे हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी थी कि भाई उस डेट के पहले पहले यदि डिलीवरी हो जाए, बच्चा हो जाए, तो सिटीजन ऑफ अमेरिका कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के बैकग्राउंड के अंदर चीजें ट्रंप शासनकाल या उसके पहले से ही बहुत हद तक डाउनफॉल में जा रही थी। लेकिन रिसेंटली जब रेसिप्रोकल टैरिफ आया, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है बदले में दिया गया टैरिफ, भाई तुम इतना लगा रहे हो हम इतना लगाएंगे, बदले की कार्रवाई। तो आप यहां पे इंडिया पे देखेंगे ना सर, तो इंडिया की लिस्ट में आ रहा है कि टैरिफ चार्ज टू यूएसए, मतलब जो देश अमेरिका से कितना चार्ज कर रहा है, तो उसमें इंडिया का लिस्ट आएगी 52%, तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, वो डिस्काउंटेड लगाएंगे। डिस्काउंटेड टैरिफ है 26%। कहने को डिस्काउंटेड टैरिफ है, लेकिन अगर डिस्काउंटेड टैरिफ भी भारत के एक्सपोर्ट पे लगा दिया गया 26%, तो भारत के इस व्यापार में बहुत बड़ा झटका भारत को लगेगा। तो यह कोई कम तनाव का इशू भारत सरकार के लिए नहीं है, भारत के लिए बड़ा इशू है। यह रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत चाहता है कैसे भी बचा जाए। अब इन चीजों में क्या है, अब यह भी एक तरह से आप इसको टूल समझिएगा सर। रेसिप्रोकल टैरिफ एक टूल है प्रेशराइज करने का कि हमारे अनुकूल हमसे ट्रेड डील कर लो, वरना हम ये टैरिफ लगाएंगे। ये एक इकलौता हथियार। थोड़ा और गहराई में चलते हैं सर। अब यहां पे आप ये देखिए कि ट्रंप के जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आए वो क्या दर्शा रहे हैं। अभी आप देखिए तो 20 तारीख को इन्होंने कहा कि आशा है कि अमेरिका भारत पाकिस्तान के साथ जल्दी व्यापार समझौता कर लेगा। पाकिस्तान के साथ भी करेंगे और इंडिया के साथ भी करेंगे। यहां तक तो ठीक है, जनरलाइज बात है। लेकिन 27 तारीख को व्हाइट हाउस के कार्यक्रम वो कह रहे हैं कि वी जस्ट साइंड विद चाइना के साथ तो कर लिया है। यस्टरडे 27 जून कहा, मतलब 26 तारीख की डेट में इन्होंने कर लिया चाइना से समझौता। अब यहां क्या हो रहा है, वी हैव वन कमिंग अप मे बी विद इंडिया। एक और आने वाला है तोहफा, एक और धमाका आने वाला है संभवतः भारत के साथ। अब इन्होंने जो ये मे बी वर्ड यूज किया, इसमें क्योंकि उनको लग रहा है हो सकता है भारत हां बोले ना बोले, क्योंकि जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर या फिर जो सीज फायर के मैटर पे बार बार हमने उसकी बात को काटा है कि भाई नहीं, हम हमारे लेवल के ऊपर हमने सीज फायर किया, आपने आपके कहने पर नहीं किया, तो उस मीडिएशन को जैसे हमने डिनाई किया, तो यहां पे शैल की जगह मे भी आ गया। ठीक है, अब यहां पर हुआ वेरी बिग वन वेयर वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया। ये ओपन अप इंडिया मतलब है सर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम घुसेंगे और फार्मा सेक्टर में भी घुसेंगे। ये दोनों ही सेक्टर में अमेरिकन पॉलिसीज की एंट्री यदि होगी तो निश्चित रूप से भारत को नुकसान होना तय है। हमारे जो अब यहां पे देखो सर, हॉवर्ड लुटनिक है, ये अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, और पीयूष गोयल साहब है जो ये वाणिज्य मंत्री भारत के हैं। इन्होंने भी 10 जून को कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, फेयर, बैलेंस्ड और म्यूचुअल बेनिफिशियल पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब भारत सरकार मना नहीं कर रही है, हम उस रास्ते पे है, लेकिन हम उसको हमारे अकॉर्डिंग एक बैलेंस, एक मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश है। सरकार का यह प्रयास है, प्रयास सराहनीय, अच्छा है, बैलेंस होता है, भारत के हित में होता है, वो हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए। अब क्या वाकई में अमेरिका के साथ चलना भारत के लिए प्रेफरेंशियल होगा या फिर भारत के लिए बेनिफिशियल होगा, चर्चा करते हैं। अब आप एक बात देखिए कि ये जो टैरिफ की बात आई थी, टैरिफ में सर एक तरह से छोटा सा पॉज पीरियड दिया गया था। ये पॉज पीरियड था मेरे दोस्तों 90 डेज का, जो कि 9 जुलाई 2025 को खत्म होने वाला है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 9 जुलाई 2025 को ये 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की जो डेट है, उसमें जब अनाउंस किया तो कहा कि 90 दिन का टाइम देते हैं, 90 डेज बाद करेंगे। अब इस 90 डेज के बीच में ही भारत प्रयास कर रहा है डील को लॉक करने का, लॉक अपने फेवर में करने का। अब अमेरिका का ये दबाव नहीं तो और क्या है।
अब 9 जुलाई के पहले निर्णय लेना, वरना ये रेसिप्रोकल टैरिफ 26% की संभावना है कि वो अप्लाई कर देगा। सारी कोशिश है ट्रेड डील कराने की। अब आप एक चीज समझिए, भारत को एक तरफ से ट्रेड डील का प्रेशर दिया, 9 जुलाई की सामने डेट आ रही है, भाई फटाफट साइन करिए, आइए देखिए, तो भारत में तनाव है। लेकिन दूसरा पैंतरा क्या अपनाया, आप ये देखो कि कुछ दिन पहले ये वीडियो आप देखिएगा, इस वीडियो में हमने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि कैसे अमेरिका जो है वो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 ला रहा है और अनाउंस ये किया है कि भैया ये बिग इकोनॉमिक बंकर बस्टर होगा। मतलब जो रशिया की अर्थव्यवस्था है ना, उसके बंकर को ही तोड़ देंगे। जैसा कि अभी इन्होंने ईरान के अंदर बंकर बस्टर जो यूज किया था, उसी टर्म को यहां पे यूज कर लिया। कुल मिलाकर के यहां पे इसमें एक बहुत जो जबरदस्त बात इन्होंने कही थी, वो बात ये थी मेरे दोस्तों कि ऐसे देश, रशिया पे तो लगाएंगे, यूक्रेन वॉर अगर वो वन साइडेड बंद नहीं करता है, तो ऐसे देश जो रशिया के साथ में ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल, यूरेनियम खरीदेंगे, उन पर अमेरिका 500% का टैरिफ लगाएगा। मेरे दोस्तों, भारत रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और ये सारे वेपन खरीदता है, तो 500% टैरिफ की धमकी यहां पे आ गई। 26% टैरिफ वो उस तरफ है। 9 जुलाई की डेट सामने है, तो भारत को एक तरह से दबाव में लेने का प्रयास अमेरिका यहां कर रहा है। इवन यहां पर यह भी कहा गया कि ऐसी कंपनीज जो उस क्रूड ऑयल को फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी, उस पे भी टैरिफ लगा देंगे, उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, बैन लगा देंगे। ऐसे बैंक जो उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को मैनेज करेंगे, हम उस पे भी कार्रवाई कर देंगे। तो ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर वाली बात, प्लस 9 जुलाई की फाइनल रेसिप्रोकल की डेट, और इस तरफ ये कहना वेरी बिग, दूसरी बात, वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया। ये संकेत क्या दे रहे हैं कि भारत के एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक सेक्टर में डोनाल्ड ट्रंप एंट्री चाहते हैं, क्योंकि उनको भारत का बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट नजर आ रहा है। अब हम यहां क्या करेंगे, दोनों सेक्टर्स के बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे। ये पॉइंट्स बड़े ही जेन्युइन और प्रैक्टिकल हैं। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए सर। आप जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी जो है सर, उसके बेस में आज भी खेती बहुत बड़ा महत्व रखती है। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या खेती पे निर्भर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपको पता है, एग्रीकल्चर में हम इनकम टैक्स नहीं लेते देश, एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बहुत सारी मल्टीपल सब्सिडीज दी जाती हैं, फिर वो चाहे डायरेक्ट सब्सिडी है, फिर वो चाहे इलेक्ट्रिक बिल की सब्सिडी है, फिर वो चाहे पानी की सब्सिडी है, चाहे तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, इवन परचेजिंग के अंदर भी जो मंडियां वगैरह होती है, वहां पे बहुत सारे छूट जो है वो सरकार, एमएसपी वगैरह नहीं, कुल मिलाकर के फुल प्रोटेक्शन में सरकार जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके चलती है। अब इस सेक्टर के ऊपर अगर टेढ़ी नजर है, तो वो क्यों है और वो क्यों खतरे का कारण है, एक एक चीज को समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सर, अमेरिका ना बहुत बड़े लेवल पे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडाइज करता है। आप इतना समझिए कि अमेरिका को अगर सरल भाषा में कहूं, लेमन लैंग्वेज में कहूं, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत मजबूत करता है। सोयाबीन है, दूध है, गेहूं है, मक्का है, इन बेसिकली बादाम है, इन फसलों के ऊपर उसका बहुत बड़ा मतलब सब्सिडाइज है, तो वहां पे सस्ती होती है चीजें। अब अगर वो प्रोडक्ट को आप इंडिया में बुला रहे हो, ट्रेड डील में कह दिया कि भैया हम आपसे 0% टैरिफ लेंगे, आप भी हमसे 0% टैरिफ ले लो, 0% टैरिफ ले लो, आप ठीक है, 0 मतलब आप ऐसा करो, हमसे 5% टैरिफ ले लो। अब अगर भारत ने मान लीजिए नाम मात्र के टैरिफ लगाया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, जो ऑलरेडी वहां सस्ते हैं, नाम मात्र का टैरिफ लगने के बाद में, टैरिफ से कंप्लीटली फ्री होने के बाद में, क्या वो भारत के मार्केट में एक नेगेटिव कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे? भारत के किसानों का जो प्रोडक्ट है वो उनकी तादाद, उनकी तुलना में काफी महंगा हो जाएगा। और महंगी चीज कौन खरीदेगा? इतिहास साक्षी है सर इस बात का कि जब भारत का सूत या भारत का कपास जो है वो ब्रिटेन जाता था और वहां से कपड़े बन के जब आते थे, पावर लूम वाले कपड़े, तो लोगों ने हैंडलूम को छोड़ दिया था सर। सस्ते टिकाऊ कपड़े, आदमी की नजर होती सस्ते पे, तो भारत के मार्केट को क्या करेंगे सर वो, तो खेती एक तरह से पूरी तरह से डेंट में चली जाएगी। तो ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। अमेरिका ही चाहता है कि भारत बादाम पे, वॉलनट पे यानी अखरोट पे, डेयरी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ घटाए, और भारत के किसान जो है, और जबकि यही भारत के किसान भी पैदा करते, टैरिफ घटा के कंपटीशन को बढ़ा देगा और वहां का प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, तो भारतीय किसान की कमर बेसिकली टूट जाएगी। इसके बाद में सर एक जो बहुत बड़ा खतरा है वो है सर इस दवाई का, जो है ग्लाइफोसेट। ये ग्लाइफोसेट क्या है? ग्लाइफोसेट बेसिकली खरपतवार नाशक है।
ये वीड जो होती है, खरपतवार होती है, उसको खत्म करने के काम आता है। खरपतवार यूं समझिए जैसे खेत में जब फसल हुई तो मेन फसल के साथ में एडिशनल जो वीड्स हो जाते हैं, कुछ और पौधे घास उग जाते हैं, उसको वीड कहते हैं। अब वीड को खत्म करने के लिए हमारे यहां ट्रेडिशनली निराई गुड़ाई का पैटर्न होता है कि निराई गुड़ाई करके फसलों को हटा दिया जाए। लेकिन जब बड़े लेवल पे खेती हो रही है तो वहां पे क्या होता है, स्प्रे करके उस वीड को खत्म किया जाता है। अब मेरे दोस्तों, ये जो ग्लाइफोसेट है, ग्लाइफोसेट एक वो मेडिसिन है जिसके लिए प्रूव हो चुका है कि ये कैंसर करती है। ठीक है, तो जब ये कैंसर करती है और अमेरिका में ये बैन नहीं है, अमेरिका में बहुत बड़े तादाद के अंदर इस केमिकल का यूज किया जाता है। अब भारत के अंदर क्या है, ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर ग्लाइफोसेट यूज किया है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे बैन होता है। यानी कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में आता है तो पहले वो लैब में टेस्ट होता है उसी पोर्ट पे, फिर वो वेरीफाई होता है, अदरवाइज वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो भारत में बैन है ये। अमेरिका चाहता है भैया ये ग्लाइफोसेट से जो युक्त जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं आप अलाउ करिए, क्योंकि ये मार्केट इंडिया के अंदर हम बेचना चाहते हैं। अब मेरे दोस्तों बात समझो, अमेरिका में जिस लेवल पे फार्मिंग होती है उसकी वीडियोस कभी देखिएगा, भारत की खेती के पैटर्न में और यूएसए के खेती के पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर है। रीजन क्या है, एरिया बहुत बड़ा है, लोग वहां पे 1-2%, 3% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो वहां पे जो एक तरह से जोत का आकार है, खेत के साइज में बहुत बड़े हैं, मैसिव लेवल है। तो वहां पे फुली टेक्नोलॉजी के साथ में गवर्नमेंट की सब्सिडी इतनी जबरदस्त है, खेती बड़े लेवल पे होती है। हमारे यहां समस्या क्या आती है, समस्या कही है या हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या डायरेक्टली खेती में इन्वॉल्व है। इससे हमारे खेत की जो साइज है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटे होते हैं और हम उस बड़े लेवल के ऊपर खेती नहीं करते। और प्लस हमारा एक अपना ट्रेडिशनल पैटर्न है। अब ये जो ग्लाइफोसेट के प्रोडक्ट्स को लाने की बात कर रहे हैं, ग्लाइफोसेट का प्रोडक्ट आएगा तो इकोनॉमी को तो वैसे डेंट करेगा, हेल्थ को वैसे खराब कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा यहां पे है। अब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में सब देखिए तो डब्ल्यूएचओ की एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, उसने इस बात को डिक्लेयर किया 2015 में कि भाई जो ग्लाइफोसेट होता है वो कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन है, मतलब मानव में कैंसर पैदा कर सकता है। अब यहां पे बहुत सारे नुकसान हैं। तो कार्सिनोजेनिक होने के बावजूद क्या भारत में ये बैन है? तो सर समझो, टेक्निकली ये 100% बैन इंडिया में नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत जबरदस्त हैं। मतलब अगर ग्लाइफोसेट से खेती हुआ है, ग्लाइफोसेट युक्त कोई प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो इंडिया उसको इंपोर्ट नहीं करता, बैन है। दूसरी चीज, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना में ग्लाइफोसेट के खिलाफ चेतावनी और सीमित उपयोग किया जा सकता है, यानी बड़ी एक तरह से उसका प्रचार नेगेटिव वहां किया गया है। केरल और आंध्र प्रदेश में आंशिक प्रतिबंध लगे हैं। तमिलनाडु, ओडिशा में उपयोग पर कड़ी निगरानी है। और केंद्र सरकार का 2022 का निर्णय सर बड़ा स्पष्ट समझिए, इन्होंने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, ग्लाइफोसेट को यूज करना नहीं जानता, वो इस पे उसको यूज नहीं करेगा। ये पूरी तरह से बैन एक तरह से किया गया, जो कि अनट्रेंड पर्सन यूज नहीं करे। तो ग्लाइफोसेट के खिलाफ भारत की सरकार के जो इंटेंशन है वो क्लियर है। तो पूरी तरह से बैन भले नहीं हो, लेकिन हम भारत विदेश से वो चीज प्रोडक्ट मंगाना नहीं चाहते। अब यहां पे एक और चीज समझिएगा, वहां क्या है, यूएस के अंदर खेती के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपने जीएम कॉटन के बारे में सुना होगा, आपने बीटी ब्रिंजल, बायोटेक्निक ब्रिंजल यानी बैंगन, जो जीटी मॉडिफाइड बैंगन के बारे में, बीटी मक्का के बारे में सुना होगा। तो क्या है, अमेरिका में हैवी प्रोडक्शन लेने के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का बड़ा चलन है, भारत में उसके ऊपर लिमिटेड यूज की परमिशन है। मैक्सिमम चीजें जो है वो हम उस जीएम के ऊपर नहीं जा रहे। अब क्या है, जीएम जो फसलें इन्होंने बनाई तो उस बीज के या उस पर्टिकुलर क्रॉप को इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई किया कि वो ग्लाइफोसेट के क्या हो जाए, उसको रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाए। यानी जब उसके स्प्रे हो किसका, ग्लाइफोसेट का, तो जो बगल में उगी हुई घास है वो तो नष्ट हो जाए, लेकिन वो फसल नष्ट ना हो। तो जीएम क्रॉप्स से वैसे भारत के अंदर बड़ा तनाव रहा था कुछ समय पे जब ये जीएम क्रॉप्स को लाने की बात हुई थी। अब ये दूसरा खतरा पैदा यहां पे हो रहा है। तो ग्लाइफोसेट के आयात पे मान लो कल को रोक हटाती है, डील के अंदर ठप्पा लगता है, ग्लाइफोसेट भी आएगा, तो सर हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। हम जो जैविक यानी जो एक तरह से बायो एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वो हमारा कमजोर हो जाएगा। और हेल्थ के ऑलरेडी जो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है इंडिया में क्या कम है, भारत में क्या कैंसर के पेशेंट कम है, क्या कैंसर जिस तरीके से बढ़ रहा है वो ऑलरेडी भारत सरकार को चिंता का विषय कि यूज होने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स पे ऑलरेडी बैन लगना चाहिए। ग्लाइफोसेट जैसा और दूसरा जिसको कहते हैं श्राप भारत के ऊपर आएगा तो कितना बड़ा घाटा होगा सोचिए। देसी फसलें और किसानों को आर्थिक मार निश्चित रूप से पड़नी तय है। खाद्य सुरक्षा और नियंत्रण में समस्या पैदा हो जाएगी।
ये चीजें भारत सरकार को देखनी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे सर बहुत बड़ा खतरा यहां पे है। तो एक कुछ सुझाव भी हो सकते हैं, बैलेंस अप्रोच लेकर के हम चीजों को डील करें तो शायद हम यहां काम कर सकते हैं। अब संतुलन बनाना पड़ेगा, किसानों, पर्यावरण और उपभोक्ता स्वास्थ्य की भी रक्षा हमें देश की सरकार को सोचनी पड़ेगी। दूसरा सेक्टर मेरे दोस्तों आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मतलब वो इंडस्ट्री जो दवा बनाती है। अब दवा बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर आपको ये बात अच्छे से पता है कि भारत जो है वो दुनिया की एक तरह से हम मेडिकल कैपिटल भी कहते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। दुनिया सस्ता, अच्छा, बेहतरीन इलाज कराने हिंदुस्तान आते हैं। दुनिया में भारत की बेस्ट क्वालिटी की और सस्ती, सबसे सस्ती दवाइयों की डिमांड पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका में भी है। अमेरिका खुद भारत के पीछे इस चीज को लेकर के कि सस्ती दवाएं भारत देता है। तो दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो भारत पे निर्भर करते हैं। अब अमेरिका की जो तीखी, कड़वी, काली नजर है वो इस फार्मा सेक्टर पे भी है। वो ये चाहता है, सरल भाषा में समझ लो, कि भैया आप जो आपके जो पेटेंट का सिस्टम है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर को थोड़ा सा कठोर करो। और जो ये आप हर दिन जो लाइसेंस वगैरह को लिमिट पीरियड कर दी, 10 साल का लाइसेंस होगा, उसके बाद में वो दवा जेनरिक में चली जाएगी। बेसिक बात समझ लो, होता क्या है, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मैंने कोई फॉर्मूला इजाद किया, उस पर मैंने पेटेंट ले लिया, तो मैंने खर्चा किया, तो मेरे को एक सर्टेन टाइम मिलेगा कि आप अपने हिसाब से इसको बेचिए, दूसरे लोग इस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद में भारत में प्रावधान है कि उसको लोकलाइज करना पड़ेगा, यानी फिर वो सबके लिए अवेलेबल होगा फॉर्मूला, कोई भी कंपनी उस पर सस्ती दवा बना के बेच सकती है। ये भारत की बहुत अच्छी पॉलिसी है। स्वास्थ्य सर सबसे बड़ी चीज होती है। अब यहां क्या होता है, गरीब देश, विकासशील देशों के जीवन रक्षक बेसिकली हम बने, दुनिया भर में दवा हम भिजवाते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि पेटेंट कानून को भारत जो है वो सख्त करे, ये जेनरिक दवाओं के चक्कर में ना पड़े, जेनरिक दवाओं को लिमिट करे, हमारी कंपनियों को आने दे, मन माफिक तरीके से प्राइस बनाने दे, पैसा जो है वो बढ़िया कमाने दे, दवाओं की कीमत नियंत्रित करना बंद कर दे। मतलब भारत में भी सिस्टम यह है कि भारत की सरकार तय कर, सरकार की एक एजेंसी है, बात करेंगे उसके ऊपर कि भाई ये पैसा वैसा तुम तय मत करो, प्राइवेट कंपनीज को तय करने दो। यूएस में एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, समझिएगा। वहां कोई प्रोडक्ट आपकी, मतलब मान लीजिए ये डिजिटल पेन है, मेरी कैपेसिटी है, मैं इसको $10,000 में बेचूं, मैं चाहूं तो इसको $1,000 में बेचूं, एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं। तो कि दवा के ऊपर भी नियंत्रण करना छोड़ो और जेनरिक दवा बनाने में ढील मत दो। तो आप समझिए ये नियत भारत को कहां लेकर के जाएगी। तो जेनरिक दवाएं क्या होती है, बात आपको पता है, क्या कुछ नुकसान होगा, सारा आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब यहां पर आप देखो सर, अमेरिका का दबाव सबसे बड़ा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आप बदलाव करो। मतलब क्या होता है सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आप ट्रिप्स देखेंगे, ट्रिम्स देखेंगे, तो वैसे एक ट्रिप्स प्लस एक प्रोसेस है। ये जो अमेरिका चाहता है कि भाई आप ये ट्रिप्स प्लस वाले जो बहुत कठोरतम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार है, इन नियमों पे आप चलो। इन नियमों पे चलने का मतलब है कि जिस कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है वो एक तरह सर्वे सर्वा होती है, उसकी कोई काट नहीं, वो मनमाफिक तरीके से काम कर सकती है। दूसरी चीज, पेटेंट की अवधि बढ़ा दी जाती है और कंपल्सरी लाइसेंसिंग जैसी राहत जो है वो बंद कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के जेनरिक दवा बनेगी नहीं, सस्ती दवा बनेगी नहीं, गरीब कहां जाएगा। आज अमेरिका के वीडियोस बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे लोग इंडिया आते हैं और वो तारीफ करते हैं, भाई हमारे यहां एक छोटी सी मेडिसिन जब लेने जाते हैं तो कई डॉलर खर्च होते हैं, यहां पे $2 के अंदर एक दवा मिल जाती है, इलाज गरीब आदमी करा लेता है, फ्री मेडिसिन हमारे यहां मिल जाती है। तो उस मेडिकल स्ट्रक्चर को बेसिकली कोलैप्स करने की सर सीधी सीधी बात है। अब अगर मान लीजिए कि नई दवा पे लंबे समय तक पेटेंट रहेगा तो भारत की कंपनियां ना तो दवा बना सकेंगी ना बेच सकेंगी, और स्वास्थ्य की जो डिपेंडेंसी है, इंडिपेंडेंट जो हम हो चुके हैं, वो बहुत हद तक कमजोर पड़ जाएगा। मेरे दोस्तों, एक एजेंसी है एनपीपीए, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये दवाओं की अधिकतम कीमत तय करती है। कहते हैं भैया इसको बंद कर दो, ये कीमत तय नहीं, कीमत हमारी कंपनियां तय करेंगी, वो कितना मुनाफा चाहती है, उनका क्या खर्चा हुआ है वो देखेंगी। ओपन अप, समझ रहे हैं, ओपन अप इंडिया, ये ओपन अप है सर कुल मिलाकर के। इसलिए दो सेक्टर बड़े खतरे में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के इस समझौते का नुकसान फार्मा सेक्टर पे अगर आ गया तो हमारे पूरे के पूरे हेल्थ सेक्टर पे नुकसान होगा, जेनरिक मेडिसिन गरीबों को नहीं मिलेगी, और भारत की जो इमेज, हम कह सकते सर ये भी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा बेस बनता है जब आप किसी देश की सहायता वहां दवाई भिजवा के करते हैं, क्योंकि दुनिया के पास में वो लेवल नहीं है जो इंडिया ने अचीव किया है। तो हमारे सर इस बहुत बड़े मजबूत हथियार को कमजोर करने का सर ये प्रयास है। इस प्रयास के क्रम में अमेरिका भारत को रशिया से निश्चित रूप से दूर करना चाहता है।
रशिया का भारत के पास होना वो किसी कीमत पे, वैसे रशिया को भी पसंद नहीं है कि भारत अमेरिका की तरफ जाए, लेकिन तो उसी तरह से आप देखिए ना, वो रिस्ट्रिक्शन वाली बात आ रही है कि भाई हम बिग इकोनॉमिक बस्टर जो है वो छोड़ेंगे, तो रशिया और भारत के संबंधों में खटास लाने का सीधा सीधा प्रयास के रूप में आप सैंक्शनिंग रशिया एक्ट को देखिए। 9 जुलाई की फाइनल डेट में पीयूष गोयल साहब वहां है, हमारा जो दल है वो वहां पहुंचा है कि साहब आप मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अगर ये चीजें जिस रूप में बढ़ी हैं, भारत और अमेरिका के रिलेशंस का बेस यदि ये ट्रेड डील होती है, तो ट्रेड डील में सरकार को कम से कम ये करना होगा कि इतना बैलेंस बनाए। सर ये सिर्फ 2 सेक्टर पे हमने बात की है, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे खतरनाक हो सकते हैं, यदि अमेरिका इनको अपने फेवर में करा लेता है तो उसके नुकसान बड़े झेलने को मिलेंगे। तो सरकार को यह चाहिए कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखे, मध्यम मार्ग निकाले और भारत के हित में चीजों को ले जाते हुए एक डिप्लोमेटिक गेम बहुत पॉजिटिव लेके जाए, जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, अमेरिका से मिलने वाले लाभ हमें मिले और भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिले, साथ ही साथ में हमारे किसान का, हमारी फूड सिक्योरिटी का, हमारे हेल्थ सेक्टर का और भारत की इकोनॉमी के नेगेटिव ये जो घाटे हैं ये कम से कम भारत को झेलने ना पड़े। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि इन तरह की किसी भी रिलेशंस को बनाते समय रशिया, जो कि हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, एक बेहतर अलाई, एक बहुत विश्वसनीय दोस्त रहा है, उसके साथ में हमारे रिलेशंस नेगेटिव ना हो, उससे भी हम बराबर एक अच्छे बैलेंस बना करके चलें। तो एक संतुलन का गेम डिप्लोमेटिक लेना पड़ेगा। सरकार किस दिशा में जाती है वो समय के साथ में क्लियर होगा। हमने हमारा एक बेहतर प्रयास किया है कि जो उसका एक 2 बड़ी कमी भारत के लिए हो सकती है उनको हाईलाइट करने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ में आप ये भी जरूर बताइए कि क्या भारत के ये जो इकोनॉमिक जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म में भारत के लिए हितकारक होता है। अगर ये 2 सेक्टर भी अमेरिका के उस तरह से हवाले कर दिए जाते हैं तो इस देश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसी तरह का अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड, ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ में। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को बढ़ाता है, सच बोलने की हिम्मत हमें देता है, जिससे हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम टाइम में ऑलमोस्ट हम 37,000 की फैमिली हो चुके हैं। हर दिन बढ़ता है परिवार, हमें प्रसन्नता देता है, हमें हौसला देता है। तो साथियों, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में आप लोगों के साथ में कल। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।